हमारे चैनल कोडेंटाइजर में आप सबका स्वागत है। व्यूवर्स में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि हम वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं और वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद हम किस तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसको कैसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे व्यूअर्स में लर्नर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें जो सबके काम आ सके। तो आज मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर, कि हम वेब डेवलपमेंट कैसे सीख सकते हैं, हमें क्या क्या सीखना होगा वेब डेवलपर बनने के लिए। जो दूसरा टॉपिक है कि जब हम वेब डेवलपर बन जाते हैं तो उसके बाद हम अपना कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उससे इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो एक दूसरा टॉपिक है जिसको मैं सेकंड वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ। आज की प्रेजेंटेशन में और इस वीडियो में बहुत सारी टर्म्स आने वाली हैं, यानी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हमें क्या क्या सीखना है तो उसमें बहुत सारी टर्म्स का इस्तेमाल है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप आगे वीडियो देखने से पहले एक पेन और पेपर का इंतज़ाम कर लें और जो टर्म्स भी सामने आती जाएँ और मैं दिखाता जाऊँ और बोलता जाऊँ उसे आप नोट ज़रूर कर लें। उनमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपको आज ही क्लियर हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा लेकिन उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो उसमें से कुछ भी आपको ज़्यादा समझना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू लर्न फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमें किस रास्ते से गुजरना होगा, क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी। तो जो लोग जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है उनको ये ज़रूर मालूम होगा कि वेबसाइट के एटलीस्ट दो पार्ट्स तो होते ही हैं जिन्हें हम फ्रंट एंड और बैक एंड कहते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर का वो इंटरफेस जो यूज़र के सामने होता है, जो यूज़र या आपका सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन यूज़ करने वाला अपनी स्क्रीन पे जो कुछ देखता है वो फ्रंट एंड है। किसी भी वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट की जो बैकबोन होती है वो एक्चुअल में बैक एंड पर होती है। बैक एंड पर एक और कंप्यूटर होता है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। उस कंप्यूटर पे या उस सर्वर पे हमारी वो फाइल्स रखी होती हैं जो हमारी वेबसाइट को बनाती हैं, कंपोज करती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र तक पहुंचानी होती है, फ्रंट एंड तक डिलीवर करनी होती है, वो किसी फाइल में नहीं बल्कि एक डाटाबेस के अंदर रखी जाती है। तो ये वेब सर्वर और डाटाबेस मिलाकर बैक एंड कहलाता है। कई बार ये डाटाबेस भी उसी कंप्यूटर पर होता है जिस कंप्यूटर को हम वेब सर्वर कह रहे हैं, और कई बार ये पार्ट्स अलग अलग कंप्यूटर से भी रखे जा सकते हैं। तो बैक एंड और फ्रंट एंड। तो वेब डेवलपमेंट सीखते हुए कई बार ये डिसाइड करना होता है कि हम किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, यानी हम अपने आप को फ्रंट एंड डेवलपर कहलाना चाहते हैं या बैक एंड डेवलपर कहलाना चाहते हैं, या हम सब कुछ सीखना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर हम उसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। आइए इसको हम एक अच्छी मिसाल से समझते हैं। ये एक वेबसाइट है वर्ल्डोमीटर, जिस पे कोरोना वायरस के केसेस का डाटा शो किया गया है। ग्लोबली हर कंट्री का हम डाटा यहाँ देख सकते हैं। हम अगर नीचे जाएं तो यहाँ एक टेबल मौजूद है जहाँ सबसे पहले कॉलम के अंदर कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ है, यूएसए, इंडिया। अभी ऊपर जो डाटा यहाँ दिखा रहा था कि टोटल कोरोना वायरस केसेस कितने हैं, डेथ्स कितनी हो चुकी हैं, कितने रिकवर कर चुके हैं, ये ग्लोबल डाटा है, यानी ये वो डाटा है जो पूरी दुनिया से इकट्ठा हुआ है। और अगर हम सिर्फ इंडिया का डाटा देखना चाहें तो मैं नीचे आया, जिस टेबल में इंडिया लिखा हुआ है उस इंडिया पर जब मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि क्लिक होने के बाद शायद पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगा कि मैंने इंडिया पे क्लिक किया और इंडिया का डाटा मेरे सामने आ गया। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या है कि मैंने जब इंडिया पे क्लिक किया तो एक रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट हुई मेरे ब्राउज़र से और वो वेब सर्वर पर गई। वेब सर्वर ने वो रिक्वेस्ट को पढ़ा। उस रिक्वेस्ट में लिखा था कि मुझे इंडिया का डाटा चाहिए, तो उन्होंने डाटाबेस से इंडिया का डाटा उठाया और मुझे रेस्पॉन्स की फॉर्म में यहाँ दे दिया। तो अब इस वेब पेज पे जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है वो इंडिया से रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्ट्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट में सबसे पहला पार्ट है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में मैंने आपको फ्रंट एंड खोल के भी दिखाया, फ्रंट एंड पे क्लिक करके दिखाया। तो जब हमने क्लिक किया था तो वो रिक्वेस्ट गई थी एक वेब सर्वर पर। उस वेब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को पढ़ा था। उस रिक्वेस्ट के अंदर इंडिया के डाटा को पढ़ने की रिक्वेस्ट गई हुई थी। तो उस वेब सर्वर ने जिस डाटाबेस में सारा डाटा रखा हुआ था उससे इंडिया का डाटा लिया और उस डाटा को हमें रेस्पॉन्स की शक्ल में दिया। लेकिन हमें रेस्पॉन्स कैसा चाहिए? एक डिजाइंड वे में चाहिए, क्योंकि अब फिर कहानी फ्रंट एंड की तरफ जा रही है। फ्रंट एंड डेवलपर ने पूरे पेज पर डाटा दिखाने के लिए जो डिजाइन बनाया हुआ था, एक टेम्पलेट बनाया हुआ था, उस टेम्पलेट के अंदर वो इंडिया का डाटा फिल किया गया। वेब सर्वर ने ये काम किया और हमें रेस्पॉन्स की शक्ल में वो सब दे दिया। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड की फंक्शनैलिटी है।
फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए या फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, या मैं कहूँ अगर आपको बैक एंड डेवलपर भी बनना है, तो आपको फ्रंट एंड के अवेयरनेस और उस पे स्किल्स तो होनी ही चाहिए। तो हम देखते हैं पहले कि हमें फ्रंट एंड सीखना हो तो फ्रंट एंड में क्या करना होता है। फ्रंट एंड में बेसिकली 3 तरह के काम होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें कुछ भी शो करना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई कंटेंट है, कोई पैराग्राफ है, कोई इमेज है, कोई क्लिकेबल कंटेंट है, वो हमें शो करना है। शो करना, उसके बाद हमें सिर्फ चीज़ों को शो नहीं करना होता बल्कि एक अच्छे स्टाइल के अंदर उसे प्रेजेंट करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि फ्रंट एंड पे हमें ऐसे कंपोनेंट्स और ऐसे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं कि जो इंटरैक्टिव भी हों, जिस पर हम माउस लेके जाएं तो वो इन्फॉर्मेशन चेंज होकर हमारे सामने आए, या वो क्लिक होने पर वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो। तो उसे कहते हैं इंटरैक्टिव बनाना, इसे कहते हैं इंटरैक्शन। अपने वेब पेज पे, वेबसाइट पे चीज़ों को शो करने के लिए हम जो लैंग्वेज सीखते हैं वो HTML होती है। उन HTML एलिमेंट्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन करने में और उनको स्टाइलिंग देने में जो चीज़ हम सीखते हैं, जो लैंग्वेज सीखते हैं, वो CSS होती है, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स। और उन सारे एलिमेंट्स को इंटरैक्टिव बनाने के लिए जो लैंग्वेज हमें सीखनी होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट, JS। हर फ्रंट एंड डेवलपर, या कहना चाहिए कि हर वेब डेवलपर लर्निंग की स्टार्टिंग यहीं से करता है। HTML, CSS और JS सीखनी होती है, और इससे हम जो कुछ डिज़ाइन कर पाते हैं और इंटरैक्टिव बना पाते हैं वो हमें फ्रंट एंड डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको ये तीनों चीज़ें आ गई हैं और आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली है तो आप काम करने लायक तो हो गए हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता। हमें कुछ फ्रेमवर्क्स चाहिए होते हैं। फ्रेमवर्क क्या है? अगर आपने पेन और पेपर अपने पास रखा है तो इसे नोट कर लीजिए। फ्रेमवर्क को आप इस तरह समझिए कि ये एक मेडिएटर कॉम्पोनेंट है, एक मिडिल कॉम्पोनेंट है। इसकी एग्जाम्पल मैं दूँ, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स फाइल करनी होती है, अपने इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो एक फर्स्ट पार्टी आप हो गए जो टैक्स देना चाहते हैं, सेकंड पार्टी गवर्नमेंट हो गई जो टैक्स लेना चाहती है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम अपने बिजनेस का पूरा हिसाब किताब खुद रखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं, और जो रिक्वायरमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होती है उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करके वहाँ सबमिट करें। या एक काम ये हो सकता है कि हम इन चीज़ों को जान लें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, और अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन ये काम करने के लिए आप किसी अकाउंटेंट को हायर करें। अकाउंटेंट को क्या चाहिए होगा? आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, बाकी उसकी फॉर्मेटिंग, उसका डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा काम वो खुद करेगा, और वो आगे जाके फिर गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो ये जो बीच में अकाउंटेंट आ गया आपके और गवर्नमेंट के बीच में, ये आप समझ लीजिए कि एक तरीके से वेब डेवलपमेंट में एक वेब फ्रेमवर्क का काम है। इन कंक्रीट टर्म्स अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझना चाहें तो फ्रेमवर्क क्या होता है? SAS और LESS, SASS और LESS, ये 2 फ्रेमवर्क्स हैं जो CSS में लिखे हुए हैं, CSS के लिए लिखे हुए हैं। यानी जब हम SAS और LESS यूज़ करेंगे तो हम कोर लेवल से CSS कोड नहीं लिखेंगे, LESS और SAS का सिंटैक्स समझ के कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर एक लफ्ज़ आ गया, एक शब्द आ गया, सिंटैक्स। इसे भी आप नोट कर लें। सिंटैक्स क्या होता है? अगर आप कहते हैं आई एम अ वेब डेवलपर, तो ये बात कहने के लिए आपने आई एम अ वेब डेवलपर ये इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन वर्ड्स को किसी भी सीक्वेंस में यूज़ कर लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते वेब डेवलपर IMA, ऐसा नहीं कर सकते। आपको आई एम अ वेब डेवलपर ही कहना पड़ेगा। इसे सिंटैक्स कहते हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोई वर्ड होगा, वेब को अगर हम WEB लिखते हैं तो हम उसको WAB नहीं लिख सकते। तो ये वर्ड्स की ग्रामर को फॉलो, वर्ड्स की स्पेलिंग को फॉलो करना और वर्ड्स की ग्रामर को, सीक्वेंस को फॉलो करना, ये सिंटैक्स कहलाता है किसी भी लैंग्वेज का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी लैंग्वेजेस होती हैं, तो इनके भी अपने सिंटैक्सेस होते हैं। तो हम CSS के सिंटैक्स को जब हम समझ गए हैं तो फिर हम लेस के सिंटैक्स को भी समझेंगे। लेस या SAS में से किसी एक को हम चूज़ कर सकते हैं। CSS के केस में हम फ्रेमवर्क नहीं बोलते हैं, प्री प्रोसेसर्स बोलते हैं, क्योंकि जब भी एक वेब पेज प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेसिंग में पहले लेस या SAS में लिखा हुआ कोड ब्राउज़र पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। CSS कोड कई बार जनरेट करता है, वो प्रोसेस होने से पहले ये काम होता है, तो इसलिए हम इसको प्री प्रोसेसर कहते हैं।
जावास्क्रिप्ट का भी अपना एक फ्रेमवर्क है, बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है jQuery। jQuery यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए अगर हमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़े तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो वो कोड हमें लिखा लिखाया jQuery में मिल जाता है। jQuery का बहुत छोटा सिंटैक्स हम यूज़ करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेमवर्क्स यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो कोड आप कोर लैंग्वेज के अंदर, कोर सिंटैक्स के अंदर 1000 लाइनों में लिखेंगे, वो हो सकता है कि आप उसका फ्रेमवर्क यूज़ करके 2, 10 या 20 लाइनों में लिख सकें। एक बूटस्ट्रैप नाम का फ्रेमवर्क है जो बहुत पॉपुलर है वेब के अंदर। इसमें CSS भी है और जावास्क्रिप्ट भी के कंपोनेंट्स भी हैं। यानी बूटस्ट्रैप को अगर आप इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप बूटस्ट्रैप से बहुत आसानी से स्टाइलिंग कर पाएंगे, बहुत कम मेहनत के साथ। और किसी भी एलिमेंट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना सोचना पड़ेगा, बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ कुछ क्लासेस और कुछ सिंटैक्स फॉलो करके आप वो सारा काम कर पाएंगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बहुत छोटा सा कोड लिखा हुआ है और ये कोड क्या करता है, सिर्फ कोड एंटाइसर प्रिंट करता है हमारे वेब पेज पे। आप इसकी स्टाइलिंग देख रहे हैं कि किस फॉन्ट में लिखा हुआ है, कितना बड़ा लिखा हुआ है। मैं अपने कोड में गया और मैंने bootstrap.css को यहाँ मैंने लिंक कर दिया। मैंने इसको सेव किया। सेव करके मैं अब इसे रिफ्रेश करने वाला हूँ पेज को, तो देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि कोडेंटाइजर लिखने के लिए मैंने जिस HTML एलिमेंट का यूज़ किया है उस एलिमेंट की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग तो वो थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर उसकी स्टाइलिंग, उसकी फ़ॉन्ट जो डिसाइड हुआ है वो फ़ॉन्ट अब यहाँ शो होने लगा। और देखिए मैंने यहाँ इस एक छोटा सा कोड लिखा, क्लास इज इक्वल टू btn lg btn प्राइमरी। मैंने ये सेव किया। अब मैं इसे रिफ्रेश करने वाला हूँ। आप देखेंगे बटन बन गया। ये बटन CSS से बनाने के लिए मुझे काफ़ी कुछ लिखना पड़ता, लेकिन चूंकि मैंने फ्रेमवर्क यूज़ कर लिया बूटस्ट्रैप, तो मैंने सिर्फ कुछ 3 क्लासेस ऐड करी हैं यहाँ और ये बटन बन गया। ये काम होता है फ्रेमवर्क का। आपने HTML सीखा, CSS सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखी, उनके सिंटैक्स सीखे, फिर आपने उनके फ्रेमवर्क्स भी सीखे, लेकिन इतना होने के बाद भी अब भी मैं ये नहीं कह सकता कि आप एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। आपने कोर लैंग्वेजेस सीख ली हैं, आपने उनके फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना सीख लिया है। आपका अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो जो 2 बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं फ्रंट एंड के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, AngularJS और React.js। इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आप यहाँ नोट कर सकते हैं। AngularJS नोट कर लीजिए, React.js नोट कर लीजिए और नेट पे जाके इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब आते हैं अपने बैक एंड की तरफ। आपने देखा था कि हमने फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट भेजी थी जो वेब सर्वर पे गई थी। वेब सर्वर पर कुछ फाइल्स के अंदर कोड लिखा हुआ था, कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। उस स्क्रिप्ट का ये काम था कि वो रिक्वेस्ट को रिसीव करे और उसे समझे, समझने के बाद रेस्पॉन्स दे और रेस्पॉन्स देने से पहले उसकी तैयारी करे। तो वो सारा काम हम जिस स्क्रिप्ट में करते हैं उसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये एक और टर्म है जिसे आप नोट कर सकते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फ्रंट एंड में मैंने जिन लैंग्वेजेस की बात की थी उनमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में मैं जिन लैंग्वेजेस को यहाँ दिखाऊंगा उसमें से सिर्फ आपको एक चूज़ करनी है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो बिगनर्स होते हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं वेब डेवलपमेंट की, तो PHP से स्टार्ट करना आसान रहता है। तो PHP की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो सर्वर की लैंग्वेज है, बैक एंड की लैंग्वेज है। जावा आपने सुना होगा। यहाँ आप जावा स्क्रिप्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, जावा अलग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है। माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई .NET फ्रेमवर्क पे बनी हुई C# है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट पहले यहाँ यूज़ नहीं होती थी। जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में
फ्रंट एंड के लिए ही बनाई गई थी, फ्रंट एंड के लिए ही चलती थी। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बन गई है। तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है आगे चलने के लिए। जो लैंग्वेज भी आप चूज़ करते हैं फिर उसका फ्रेमवर्क भी होगा। अगर आपने PHP सीखी है तो PHP में के बाद कोई ना कोई एक उसका फ्रेमवर्क भी सीखिए। मैं आपको 2 फ्रेमवर्क्स के नाम ये बता रहा हूँ, लारावेल, कोड इग्नाइटर। लारावेल और कोड इग्नाइटर में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। C# के लिए ASP.NET MVC एक फ्रेमवर्क है, ASP.NET कोर एक फ्रेमवर्क है। जावा के लिए स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रट्स एक फ्रेमवर्क है। पाइथन को वेबसाइट बनाने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो जेंगो या फ्लास्क या इन जैसा कोई और दूसरा वेब फ्रेमवर्क यूज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट को अगर आपको यहाँ यूज़ करना है वेब डेवलपमेंट के लिए तो Node.js वो एनवायरनमेंट है, या कह सकते हैं कि वो फ्रेमवर्क है जो आपको चाहिए होता है। और उसको उस पर वेबसाइट बनाने के लिए फिर आपको कोई वेब फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है, जैसे Express.js या Ember.js। तो ये प्रोग्रामिंग की बात हो गई। फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस आपने देख ली, बैक एंड की लैंग्वेजेस आपने देख ली। अब बचता है हमारा डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? बहुत सारे डाटा का एक कलेक्शन होता है। उस डाटा को रखने की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कोई तरीका होता है। जो बहुत पुराना तरीका है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ तरीका है वो टेबल्स की फॉर्म में रखने का तरीका है। एक टेबल को हम एक रिलेशन कहते हैं, और टेबल की फॉर्म में डाटा जो सेव होता है उसे हम रिलेशनल डाटा कहते हैं। इसे भी नोट कर लीजिए, टेबुलर डाटा विद रिलेशंस। जिस डाटाबेस के अंदर डाटा इस फॉर्म में रखा जाता हो, रिलेशंस की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में, उसे हम रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। और उस डाटाबेस को यूज़ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उस सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम कहते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और चूँकि जैसे यानी DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और DBMS चूँकि रिलेशनल है तो इसके आगे रिलेशनल भी लगा लीजिए, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। इस सॉफ्टवेयर RDBMS जो सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस बनाता है और डाटा रखता है अपने अंदर रिलेशंस की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, उसको डाटा देने के लिए या उससे डाटा लेने के लिए जाहिर है कि कोई लैंग्वेज यूज़ होती होगी। तो यहाँ फिर एक लैंग्वेज आ गई है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी क्यों कहते हैं ये अब अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। क्वेरी समझ लीजिए, क्वेरी एक क्वेश्चन होता है। अगर मैं डाटाबेस से कुछ फैच करना चाहता हूँ, जैसे कोविड का डाटा, दुनिया भर का डाटा हमारे पास कहीं डाटाबेस में सेव है और वहाँ से हमें इंडिया का डाटा निकालना है, या इंडिया में से भी हमें दिल्ली का डाटा निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी। लेकिन उस क्वेरी की भी सिंटैक्स होगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ ग्रामर होगी। उसको पढ़ना हो तो हम SQL यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है। अभी तक तकरीबन हर वेबसाइट डाटा टेबल्स की फॉर्म में रखती है, लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे हम डॉक्यूमेंट डाटाबेस या डॉक्यूमेंट DB कहते हैं, या ऑब्जेक्ट DB कहते हैं। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वहाँ हम टेबल्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा रख रहे थे। यहाँ पे हम डाटा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है ये आपके समझ में आ जाएगा जब आप प्रोग्रामिंग के इनिशियल लेसन्स लेंगे। इस वक्त आप ऑब्जेक्ट को एज अ डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। उससे डाटा लेने और देने के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। जो लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग में सीखते हैं उसी जैसी लैंग्वेजेस होती हैं जो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। MongoDB एक एग्जांपल है। ये एक NoSQL डाटाबेस सिस्टम है जो आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो कंक्लूड करते हैं अपनी समरी। हमने देखा था फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट था और उनके फ्रेमवर्क्स थे। बैक एंड के लिए कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, प्लस डाटाबेस को हैंडल करने के लिए SQL। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, लेकिन जब आप कुछ सीखना शुरू करते हैं, जब आप फ्रंट एंड सीखना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही ज़रूरत महसूस होगी कि इससे आगे ये काम कैसे होता होगा। तो आप उसे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बैक एंड में इस तरह होता है। तो बस इसी तरह अपना सफ़र जारी रखते जाइए। कहाँ पहुँचना है उस पर नज़र मत डालिए, नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कीजिए। वेब डेवलपमेंट हमेशा फ्रंट एंड डेवलपमेंट से शुरू होता है, तो फ्रंट एंड की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको सीखना शुरू कीजिए। बैक एंड पे आप कभी ना कभी ज़रूर आ जाएंगे। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको जो स्पेशलाइजेशन करना है वो फ्रंट एंड में करना है या बैक एंड में करना है। IT के अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं, सिर्फ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं।
यानी एक जॉब ऐसी भी होती है कि जहाँ सिर्फ आपको डाटा ही हैंडल करना है, आपको ना प्रोग्रामिंग में कुछ लिखना है ना फ्रंट एंड के अंदर कुछ लिखना है, आपको डाटा हैंडल करना है। तो डाटाबेस की स्पेशलाइजेशन भी होता है, प्रोग्रामिंग का स्पेशलाइजेशन भी होता है और फ्रंट एंड का स्पेशलाइजेशन भी होता है। तो आज की प्रेजेंटेशन में अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो या कुछ और सवाल आपके जहनों में जनरेट हुए हों तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, उसे अपने तक मत रखिएगा, कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब भी दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो उस टॉपिक पे मैं और डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।